नमस्ते साथी विद्रोही पूंजीपतियों। आशा है कि आप अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। एड डॉड यूएस फर्स्ट वॉइस ब्लैक रॉक इजो या ब्लैकस्टोन से थे, मुझे ये पता होना चाहिए। मैं इसे एक सेकंड में देख लूंगा, लेकिन मेरे पसंदीदा विशेषज्ञों में से एक बाजार टिप्पणीकार गहरी मंदी की चेतावनी दे रहे हैं। तो हम वास्तव में ध्यान देना चाहते हैं कि एड क्या कह रहे हैं। वास्तव में समझदार व्यक्ति। हम बस एक पल में विवरण में जाने वाले हैं। इसके अलावा मंदी की दिशा में एक बैंकिंग विशेषज्ञ ने एक पॉडकास्ट पर आए जिसका मैं बड़ा प्रशंसक हूं, और वे इस बारे में बात कर रहे थे कि वे आवाज में गिरावट कैसे देख रहे हैं। तो मैंने क्या किया, विश्वास करें या न करें, कुछ शोध किया और मैंने देखा कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में आवाज बाजार क्या है। क्योंकि हम वॉरेन बफेट संकेतक के बारे में हमेशा बात करते हुए सुनते हैं। यह मूल रूप से स्टॉक यू बाजार का बाजार पूंजीकरण है, अमेरिकी जीडीपी के सापेक्ष, जो अधिक मूल्यांकित, कम मूल्यांकित आदि होता है। खैर, मैं आवाज बाजार के लिए भी वही करना चाहता था। यह नहीं कहने के लिए कि यह वही अवधारणा है जो आपको बताती है कि आवाज बाजार कम मूल्यांकित है या अधिक मूल्यांकित है या जो भी हो। स्पष्ट रूप से मुझे नहीं पता कि वही संबंध सही होगा या नहीं। हालांकि मुझे लगता है कि वहां कुछ ओवरलैप है। मैं इसे इस दृष्टिकोण से देख रहा हूं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए अमेरिकी आवास बाजार कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ हमारे पास माइकल सेलर हैं जो अपनी नई कंपनी, जिसका नाम स्ट्रेटजी है, के साथ आ रहे हैं। सही। खैर, उनके पास एक नई रणनीति है, एक नई बिटकॉइन रणनीति है, और मुझे लगता है कि यह विश्लेषण करने लायक है, जितना हम कर सकते हैं। ये बहुत जटिल और काफी पेचीदा है, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम माइकल सेलर के बारे में आपकी राय या उनकी रणनीति का उद्देश्य जो भी हो, ये आकर्षक है। वास्तव में दिलचस्प चीजें हैं जिन पर मुझे लगता है कि हमें ध्यान देना चाहिए, खासकर अगर आप चिंतित हैं या अगर आप बिटकॉइन की कीमत में रुचि रखते हैं 20-25 के दौरान। फिर अंत में आज बाजार काफी ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है कि जो लेकिन अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि यह क्यों ऊपर है, और क्या हम आगे चलकर इस तरह की और या कम गतिविधि देखेंगे, और क्या यह सिर्फ एक काउंटर ट्रेंड रैली है या यह एक नया बुल मार्केट है जहां हम फिर से सर्वकालिक उच्च स्तर पर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले और हम जीरो हेज पर जाएंगे। एड डॉट को डर है कि एक छोटी लेकिन गहरी मंदी आ रही है, क्योंकि डोज एक्सपोज ने बाइडेन की अर्थव्यवस्था को सहारा देने वाले दिमाग को झकझोर देने वाले धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है। और मुझे लगता है, आप जानते हैं, वह मैं मुझे एड को सुनना वास्तव में पसंद है, और मैं दृढ़ता से सुझाव देता हूं कि अगर वह, मुझे लगता है कि वह ट्विटर पर हैं, लेकिन जहां भी वह हैं उन्हें फॉलो करें। और मैं यहां उनके वेबसाइट फाइनेंस, जो कि PH technologies.com के रूप में लिखा गया है, के साथ उन्हें एक शाउट आउट देने जा रहा हूं। आपको इसे जरूर देखना चाहिए। तो पूर्व वॉल स्ट्रीट मनी मैनेजर, और सिर्फ मेरी अपनी व्यक्तिगत जिज्ञासा के लिए भी, एड ने कहां काम किया? मुझे लगता है ब्लैक रॉक वही है। ये या तो ब्लैकस्टोन था या ब्लैक रॉक। हाँ, ब्लैक रॉक, ठीक है। तो जांचकर्ताओं ने अब तक 115 बिलियन का पता लगाया है और कई सौ बिलियन और उजागर होने बाकी हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष दोषी हैं, जिससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। डोज के खुलासे दिमाग को झकझोर देने वाले हैं। सरकार जिस स्पष्ट तरीके से एनजीओ के माध्यम से पैसा खर्च कर रही थी और लोग कमीशन और मुनाफा ले रहे थे, मूल रूप से वह कह रहे हैं कि अगर यह खत्म हो रहा है तो यह एक अच्छी बात है, लेकिन अल्पकाल में यह समग्र मांग को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा था। जितना दुखद यह है। तो एड ने एक पेपर लिखा जिसे आप फिर से उनकी वेबसाइट पर पा सकते हैं, और यह वही रिपोर्ट है। उन्होंने कहा, हम इस बात से हैरान थे कि डोज कितनी तेजी से काम पर लग जाएगा। यही कारण है कि हमारा सिद्धांत उनकी अपेक्षा से थोड़ा जल्दी सामने आ रहा है। पिछले साल आवास बाजार कमजोर स्थिति में था, इसलिए इसे अवैध प्रवासियों द्वारा किराए की दरों का समर्थन करके बनाए रखा गया था। हाँ, मुझे नहीं पता कि मैं इससे कितना सहमत हूं, लेकिन तो जैसे ही यह समाप्त होता है, हमें लगता है कि 2008-2009 की तरह कई आवास मुद्दे होंगे। आवास की कीमतें नीचे आने वाली हैं। यह उपभोग का एक बड़ा प्रेरक है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था अब यह स्पष्ट रूप से, मैं पूरी तरह से सहमत हूं, और हम नए बफेट में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम इसे गामन हाउसिंग संकेतक कहेंगे। एक पल में यह होना आवश्यक है, क्योंकि घर की वरीयता चार्ट से बाहर है। यह नकारात्मक पक्ष है। घर की कीमतें बढ़ रही हैं, हर कोई ऐसा सोचता है।
ओह! मेरे भगवान! आप जानते हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि संपत्ति की कीमतें और अधिक, अधिक, अधिक बढ़ें। ये तब है जब आप एक विक्रेता हैं या यदि आपके पास संपत्तियाँ हैं। हाँ, लेकिन अगर आप संपत्तियाँ खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अमेरिकी समाज का एक बड़ा हिस्सा है, तो आप कम कीमतें चाहते हैं, आप उच्च कीमतें नहीं चाहते। हम हमेशा इस बात को देखने की प्रवृत्ति रखते हैं कि यह अच्छा है या बुरा, उन लोगों के दृष्टिकोण से जो पहले से ही संपत्तियों के मालिक हैं। इसलिए डाउड ये भी देखता है कि सरकार के आकार घटाने के साथ मंदी आ रही है, उपभोक्ता विश्वास में भारी गिरावट आई है। बिल्कुल सही। 10 मिलियन से 15 मिलियन अवैध प्रवासी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि लाभ की ट्रेन समाप्त हो रही है। हाँ, सभी मेरा मतलब है कौन जानता है कि इन लोगों के साथ क्या होने वाला था। मैं हमेशा उस कहानी को बताता हूँ, जब मैं मेक्सिको की तरफ नोगालेस में कुछ समय बिता रहा था और संक्षेप में वहाँ एक व्यक्ति था, जिसे मैं जानता था और वह मुझे बताता था कि कैसे उसने कुछ साल पहले सीमा पार की थी या ऐसा कुछ और उसे एक कार्ड मिला था और शुरू में देखी वह अवैध रूप से कार्ड प्राप्त करने के लिए गया था, वैसे जैसे कि $2000 का भुगतान या ऐसा कुछ सीमा पार करने वाले लोगों को देने के लिए जो भी कारण हो, जो भी सरकारी कार्यक्रम को उस समय चल रहा था। और उसने कहा कि उसे शुरू में केवल $2000 का भुगतान मिलना था, जैसे कि $2000 का प्रीपेड डेबिट कार्ड या ऐसा कुछ। लेकिन उसने कहा कि हर महीने सरकार उसमें $400 और जोड़ देती है। ये तो अद्भुत है। मुझे हर महीने मुफ्त में $400 मिल जाते हैं और वह तो अमेरिका में भी नहीं है। वह वापस मेक्सिको की तरफ चला गया और फिर भी उसे हर महीने $400 या जो भी राशि है, मिल जाती है। तो कौन जानता है, मेरा मतलब है, क्या चल रहा है? और मुझे लगता है कि एड का कहना है, उम्मीद है कि अगर वे इस मामले की तह तक पहुँचते हैं, तो ये एक अच्छी बात होगी। लेकिन इससे खर्च में काफ़ी कमी आ सकती है, शायद मेक्सिको में इससे ज़्यादा। संयुक्त राज्य अमेरिका में, जैसे सोना, एक मुख्य संपत्ति के रूप में, ये समझ में आता है। ये कहता है कि टैरिफ पर समस्याएँ बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई हैं। हाँ, तो मुझे आर्थिक दृष्टिकोण से पसंद नहीं है। मुझे आर्थिक दृष्टिकोण से आतंकवादी पसंद नहीं है, ये निश्चित है। लेकिन मैं उससे सहमत हूँ कि मुख्य धारा की मीडिया इसे जिस तरह से पेश कर रही है, वह बढ़ा-चढ़ाकर है। एम ये है। देखो, मुझे लगता है कि ये एक शुद्ध नकारात्मक है। क्या मुझे लगता है कि ये विनाशकारी है, जैसा कि मुख्य धारा की मीडिया आपको विश्वास दिला रही है? नहीं, चलो। लेकिन मुझे लगता है कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें किस हद तक लागू किया जाता है। मेरा मतलब है, अगर आप मुझसे कहें, अरे, वह संयुक्त राज्य अमेरिका में आने वाली हर चीज पर 200% टैरिफ लागू करने जा रहा है। ठीक है, अब हम विनाशकारी की बात कर रहे हैं, लेकिन वह ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं और मुझे लगता है कि वह जिनके बारे में बात कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश साकार नहीं होंगी। वह इसे अधिकतर एक वार्तालाप रणनीति के रूप में उपयोग कर रहे हैं और उस मामले में मुझे लगता है कि ये एक अच्छा उपकरण है। इस पर और अधिक इस लाइव स्ट्रीम पर चर्चा के अंतिम विषय में डॉव का मानना है कि मुद्रास्फीति से पहले अपस्फीति और संभवतः छोटी लेकिन गहरी मंदी आ सकती है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। शायद अपस्फीति, मुझे नहीं पता। निश्चित रूप से अपस्फीति। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर अगले 6 महीनों या साल में आधिकारिक सीपीआई फेड फंड्स रेट से नीचे या माफ करें, फेड के 2% के लक्ष्य दर से नीचे आ जाएं। क्या यह वास्तव में नकारात्मक हो जाएगा? मेरा मतलब है, अगर केंद्रीय योजनाकार पीछे हट जाएं और बस मुक्त बाजार को काम करने दें, तो बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमारे पास अपस्फीति होगी, बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि वे वास्तव में ग्रीनस्पैन को महसूस करते हैं। वे अधिक उनके पास अधिक से अधिक एक त्वरित प्रतिक्रिया रही है, अगर मैं इस शब्द का सही उपयोग कर रहा हूं, जहां बुरी खबर के आते ही वे तुरंत कुछ कर रहे हैं, उस बिंदु तक जहां सिरवेजा बीमारी के दौरान, मेरा मतलब है कि जैसे 2 हफ्ते में ही वे धड़ाम बचाव के लिए आ रहे हैं। तो मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि यहाँ 2 प्रश्न हैं। उन्हें प्रतिक्रिया देने में कितना समय लगेगा? मान लीजिए कि मंदी जैसी घटना होती है, देखिए, और फिर उनके कार्यक्रमों की प्रभावशीलता क्या होगी? क्योंकि यह कुछ ऐसा है जिसे लोग हमेशा मान लेते हैं कि अच्छा, हमारे पास शायद एक फेडपुट है। मेरा मतलब है कि हमारे पास वास्तव में एक नहीं था इंडिडीपुट जब सर्वेजा बीमारी के सर्वेक्षण हुए थे। मेरे लिए ये एक गलतफहमी है कि क्या हुआ? अगर आप वापस जाकर वास्तव में इतिहास को देखें, और मुझे पता है कि यह हर दिन रिपोर्ट किया जा रहा है। जब फेड ने बचाव के लिए कदम बढ़ाया, तो बाजार ने उसे मूल रूप से बीच की उंगली दिखा दी। बाजार नीचे जाता रहा, भले ही फेड ने 0% तक गिरा दिया। और याद रखें, जब उन्होंने एक दिन में लगभग $1 ट्रिलियन तक की रेपो और इन सभी चीजों और क्यूई अनलिमिटेड या क्यूई फॉरएवर की घोषणा की, और बाजार फिर भी नीचे चला गया।
बाजार वास्तव में तब तक नहीं उभरा जब तक हमने वित्तीय उपायों के साथ कदम नहीं उठाया। तो डोज, एलन, ट्रंप और जो कुछ भी चल रहा है उसके साथ सरकार कितनी जल्दी वित्तीय उपायों के साथ प्रतिक्रिया करेगी, मुझे नहीं पता। इसमें अधिक समय लगेगा जितना मैं मानता हूं अगर कमला हैरिस या जो बाइडेन कार्यालय में होते। लेकिन ये सिर्फ संभावनाएं क्या हैं, है ना? मेरा मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप कितनी तकलीफ सहने के लिए तैयार होंगे इससे पहले कि वह कदम उठाएं और यह बहाना बनाएं कि इन परिस्थितियों में और जिस तरह से वह सरकार का आकार बढ़ाने जा रहे हैं या वित्तीय घाटा खर्च करने जा रहे हैं, वह शानदार और महान होगा, सबसे अच्छी चीज जो आपने कभी देखी होगी। जबकि अगर जो बाइडेन ऐसा करते तो खैर, वह मानव इतिहास के सबसे खराब राष्ट्रपति होते। तो आप जानते हैं ट्रंप इसे कैसे घुमाना पसंद करते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जितना अधिक वे वित्तीय को लागू करने के लिए इंतजार करते हैं, मुझे लगता है कि मंदी की संभावना उतनी ही अधिक होती है, आपको एक मंदी मिलती है। और जितनी अधिक त्वरित प्रतिक्रिया वे इसके लिए करते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं अधिक अवमूल्यन की ओर झुकता हूं। मैं ऐसा वातावरण नहीं देखता जहां आपके पास एक मंदी हो, विशेष रूप से एक गहरी मंदी जो मुद्रास्फीति वाली हो, जिसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे पास उपभोक्ता मूल्य वृद्धि है, बल्कि यह कि आपके पास सीपीआई का तेजी से बढ़ना है। तो एक मंदी में स्पष्ट रूप से हम वहां मुद्रास्फीति की दर के लिए समायोजन कर रहे हैं। तो वास्तविक रूप से आपके पास दो लगातार तिमाहियों में जीडीपी का संकुचन होता है, जबकि आपके पास बेरोजगारी में वृद्धि होती है क्योंकि सीपीआई 2.8 से 3 से 5 से 7 तक जाता है। ओ और कारण यह है कि मैं इसे उच्च संभावना के रूप में नहीं देखता हूं क्योंकि आप 1970 के दशक में भी वापस जाते हैं और सभी मंदियां जो हमारे पास थीं, वे सभी अमुद्रास्फीति वाली थीं। उनमें से कोई भी मुद्रास्फीति वाली नहीं थी जहां मुद्रास्फीति वास्तव में बढ़ रही थी या तेज हो रही थी। तो फिर वही इस बारे में बात करते हैं कि अमेरिका के लिए किसी भी संघर्ष से बाहर रहना कैसे एक प्लस होगा। इससे अधिक सहमत नहीं हो सकता। तो अब वो एक ब्लैक स्वान घटना के बारे में बात कर रहे हैं। ये दिलचस्प है, मैंने इसे पहले नहीं देखा था। एक और ब्लैक स्वान घटना जापान के बैंक की मुद्रा संकट है और साथ ही मध्य पूर्व में ईरान के साथ कुछ हो रहा है। ब्लैक स्वान घटनाएं जोखिम को बढ़ाती है। परिभाषा के अनुसार इन्हें भविष्यवाणी करना कठिन होता है। और फिर यहां उनकी नई रिपोर्ट है, उह कि आप 2025 में गहरी विश्वव्यापी मंदी के खतरे से लड़ सकते हैं। और और आप इसे फाइनेंस स्पेल्ड पीएच टेक्नोलॉजीज .com पर पा सकते हैं। और फिर मुझे लगता है कि एड की एक किताब है जिसका नाम है कॉज अननोन, और फिर आप इसे निश्चित रूप से उनकी वेबसाइट पर पा सकते हैं। तो अब चलिए इस नए या ऊह की ये संकेतक को देखते हैं। और फिर से मुझे नहीं पता कि मैं इसे उसी तरह से उपयोग करूंगा जैसे आप बफेट संकेतक का उपयोग करते हैं, यह पता लगाने के लिए कि एक्स वाई जी संपत्ति का बाजार मूल्य अधिक मूल्यवान है या कम मूल्यवान। हालांकि मुझे लगता है कि इसका कुछ संबंध होगा आवास बाजार और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के साथ। इस संदर्भ में कि क्या आवास बाजार अधिक मूल्यवान था या नहीं, लेकिन मैं इसे उस दृष्टिकोण से नहीं देख रहा हूं। साफ करने के लिए कि मैं इसे क्यों देख रहा हूं, क्योंकि मैं इसे इस दृष्टिकोण से देखना चाहता हूं कि आवास बाजार समग्र अर्थव्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन आप जानते हैं, मुझे लगता है कि आप बफेट संकेतक को भी इस तरह देख सकते हैं, है ना? वो कोई मुझे लगता है कि आपको देखना होगा, आप जानते हैं ये जीडीपी का 200% या जो भी यह अभी है, और फिर कितने खुदरा निवेशक स्टॉक्स के मालिक हैं, उनकी कुल संपत्ति का कितना प्रतिशत था। लेकिन मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक व्यापक प्रॉक्सी है। आप निश्चित रूप से वहां कुछ निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। लेकिन चलिए यहां जीडीपी के नाम मात्र के रूपों पर चलते हैं दोस्तों। और मैं चाहता हूं, चलो शुरू करते हैं जहां हम थे। चलो 2000 पे वापस चलते हैं। तो ठीक 2000 2001 में जीडीपी को 10 ट्रिलियन कहा गया था। 10 ट्रिलियन। तो अब चलो इस चार्ट को देखते हैं। और यह जाता है क्यों उन्होंने यहां साल नहीं लिखा, यह परेशान करने वाला है। लेकिन हम देख सकते हैं कि यह 2000 से लेकर 2024 के अंत तक जाता है। तो लगभग 2000 के आसपास ये लगभग 10 ट्रिलियन है। तो लगभग वही, लगभग 100%। और फिर जब हम रियल एस्टेट बबल के शिखर पर पहुंचते हैं, से 2006 में कहें, रियल एस्टेट बाजार, और यह आवासीय है। स्पष्ट करने के लिए, आवासीय रियल एस्टेट लगभग 23 ट्रिलियन के आसपास पकड़ा गया। तो अब चलो देखते हैं कि जीडीपी क्या था। मेरा तो अब आप देखते हैं कि घर की कीमतें जीडीपी की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ती हैं। तो बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम सब एक ही पृष्ठ पर हैं,
यहाँ के आसपास, यहाँ हाउसिंग बाजार लगभग वो बराबर था। तो मुझे लगता है कि आप कहेंगे 100% की जीडीपी का 100% दोनों 10 ट्रिलियन, फिर हम 2006 तक तेजी से आगे बढ़ते हैं और हम जीडीपी समीकरण के पक्ष में लगभग 13-14 ट्रिलियन के आसपास हैं, लेकिन हम 23 ट्रिलियन तक पहुंच चुके हैं इसे कहें तो। वाह, वहां एक विशाल वृद्धि हुई थी। आपके पास आवासीय रियल एस्टेट बाजार में, इसे 13 ट्रिलियन कहें, बाजार पूंजीकरण यदि आप चाहें, मूल्य कुल मूल्य में वृद्धि हुई थी और आपके पास जीडीपी में केवल 3 या 4 ट्रिलियन की वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो अब चलिए तेजी से आगे बढ़ते हैं जहां हम आज हैं, क्योंकि मैं इसे 2006 से स्पष्ट कारणों से तुलना करना चाहता हूं और हम जीडीपी पर लगभग 30 ट्रिलियन के आसपास हैं। 30। आइए देखें कि हम कहां हैं। तो आवासीय बाजार के संदर्भ में हम उह हाँ, तो ऐसा लगता है कि हम 50 ट्रिलियन पर हैं। ठीक है, तो मैं लगभग हाई स्कूल से बाहर हो गया था, जैसा कि आप में से अधिकांश जानते हैं। तो मुझे पुराना कैलकुलेटर निकालना होगा। चलो, क्या हमें इसे कैसे करना चाहिए? तो हम करते हैं। सही, 2006 में हम 22 ट्रिलियन पर थे। ओह! ठीक है, तो अगर हम 22 ट्रिलियन पे थे, विभाजित करें, इसे 13 कहें, बताओ, तो हम 1.6 पर हैं। तो फिर हम जो करेंगे वह यह है कि अब हम 50 ट्रिलियन पर हैं। खैर, मैं पहले से ही बता सकता हूं कि यह अधिक है। तो अब हम 50 को 30 से विभाजित करते हैं। खैर, लगभग वही। ये कोई सांत्वना नहीं है, क्योंकि हम उसी स्तर पर हैं जैसे हम सबसे बड़े रियल एस्टेट बुलबुले के चरम पर थे, जो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका में कभी देखा है। तो ये रहा। और मेरा समग्र बिंदु ये होगा कि चाहे वह गणित कितना भी सटीक हो, ये सब अवधारणा के बारे में है, है ना? सोचें कि 2006 में जीएफसी से ठीक पहले रियल एस्टेट अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण था। और यदि आप उत्तर जानना चाहते हैं, तो आपको बस 2009 से 2012 तक वापस सोचना है और खुद से पूछना है, ओके, उस समय अर्थव्यवस्था कैसी थी? और जो युवा लोग याद नहीं कर सकते, मुझे वह समय अच्छी तरह याद है। और यह सब अनुभवजन्य चीजें हैं, जैसे कि किसी रेस्तरां के लिए आरक्षण प्राप्त करने की कोशिश करना। 2009, 20, 12 आपको आरक्षण की आवश्यकता नहीं थी। रेस्तरां अपेक्षाकृत खाली थे। मुझे याद है कि मैंने 2012 में क्रेग्सलिस्ट पर निर्माण के लिए एक विज्ञापन डाला था, जैसे कि हैंडीमैन। 1 घंटे के भीतर मेरे पास 100 रिज्यूमे थे। आप 20, 15, 16, 17 तक आगे बढ़ते हैं। मैंने वही विज्ञापन चलाया। मुझे ठीक से याद नहीं है कि वह कौन सा साल था। वही विज्ञापन, और 3 दिनों में मुझे 2 रिज्यूमे मिलते थे। यही अंतर है। तो मेरा कहना है, यह किसी भी ध्यान देने वाले व्यक्ति के लिए बिल्कुल स्पष्ट था कि जीएफसी से पहले अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए आवास बाजार कितना महत्वपूर्ण था, जब सब कुछ बिगड़ गया। और मुख्य बात यह है कि हम अब लगभग उसी स्तर पर हैं। मैं तर्क दूंगा कि भले ही यह अनुपात समान है, हम शायद संपत्ति की कीमतों पर और भी अधिक निर्भर हो सकते हैं, क्योंकि 2019 के बाद और सरकार की सर्वेजा बीमारी के प्रति प्रतिक्रिया के कारण, विशेष रूप से गरीब मध्यम वर्ग के साथ, हमने उनकी क्रय शक्ति को घटते हुए देखा है। मैं तर्क दूंगा कि गरीब और मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति संपत्तियों को छोड़कर भी 2006 में आज की तुलना में बेहतर या अधिक थी। तो मुझे लगता है कि जब आप उस चर को जोड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि यह एक मजबूत तर्क है कि हम और भी अधिक निर्भर होंगे। और फिर से इसमें शेयर बाजार भी शामिल नहीं है। जब आप इसे मिश्रण में शामिल करते हैं, तो ये ऐसा है जैसे मैं हमेशा कहता हूं, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से उलट गई है। आपके पास बस ये उल्टा पिरामिड है। नीचे सिर्फ संपत्ति की कीमतें हैं और सब कुछ उन संपत्ति की कीमतों पर उह, डगमगा रहा है। और अजीब बात यह है कि जब आप शेयर बाजार को देखते हैं, तो यह वास्तव में शेयर बाजार नहीं है कुछ, क्योंकि शेयर बाजार एमएज 7 है और मैग 7 एनवीडिया है। तो मेरा मतलब है, आप तर्क दे सकते हैं कि पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था एमएज 7 और आवास के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अब मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप एक पॉडकास्ट एपिसोड देखें,
बढ़िया पॉडकास्ट, यही मौद्रिक मामलों से। अब ये ओह! जैक फरले हैं जो इसे चलाते हैं, वो पहले रियल ओह! विज़न के साथ थे। एक बहुत अच्छे इंटरव्यूअर और बहुत वास्तव में कोई पक्षपात नहीं रखते। वह वास्तव में यह जानने की कोशिश करते हैं कि इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति क्या है, उनके मुख्य चर्चा बिंदु बेसिस क्या हैं। बहुत अच्छा, तो मैं इसे दृढ़ता से सुझाव दूँगा। हालाँकि जैक अगर आप सुन रहे हैं, तो बस इसे एक ऐसे व्यक्ति से लें जो यूट्यूब पर काफ़ी अच्छा है, वह मैं हूँ। आपको थंबनेल्स पे काम करना होगा मेरे दोस्त। थंबनेल्स बहुत व्यस्त हैं, थंबनेल्स बहुत ही व्यस्त हैं। थंबनेल्स को साफ करें दोस्त और आपको बहुत अधिक व्यूज़ मिलेंगे क्योंकि आपका कंटेंट शानदार है। लेकिन वैसे भी उन्होंने अभी एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जिसका नाम क्रिस व्हेलन है, जो एक बैंकिंग विशेषज्ञ हैं और आप लोग यहाँ शीर्षक देख सकते हैं, एक फोरक्लोजर वेव आ रही है। अब वह रियल एस्टेट मार्केट के विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन वह मॉर्गेज के विशेषज्ञ हैं। आप जानते हैं बैंकिंग सिस्टम के दृष्टिकोण से मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ और अन्य चीज़ों को देखते हुए। और उनका तर्क है कि म अब जब ट्रंप ऑफिस में हैं और डोज और एलन और सब कुछ है, तो वे निजी क्षेत्र से सरकार को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। खैर, कौन-सा निजी क्षेत्र या निजी क्षेत्र का कौन-सा घटक सबसे अधिक सरकारी सब्सिडी प्राप्त करता है, वह होगा आवास। आवास। और आप कहते हैं जॉर्ज ओह! मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप इन बिंदुओं को कैसे जोड़ रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण 30 साल की फिक्स्ड रेट मॉर्गेज अधिकांश देशों के पास यह नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये एक पैसे का नुकसान है। बैंक ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि लंबे समय में बहुत अधिक मुद्रास्फीति का जोखिम होता है। यही कारण है कि यह वास्तव में एक मुक्त बाजार आड़ नहीं है। इसे सरकार द्वारा सब्सिडी या गारंटी दी जानी चाहिए, जो कि करदाता है। देखिए, और अगर आप अन्य देशों में जाते हैं, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया अ, आदि, तो आपको 30 साल की फिक्स्ड रेट मॉर्गेज नहीं मिलेगी क्योंकि वह मॉर्गेज संभवतः बैंक की बैलेंस शीट पर होगी। और अगर यह बिना किसी गारंटी के है, तो बैंक इसे करने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि इसमें बहुत अधिक जोखिम है और वे सबसे अधिक संभावना है कि इस पर पैसा खो देंगे। तो यह एक कारण है, सिर्फ ही एक कारण। फिर आपके पास एफएचए और सरकार द्वारा अन्य सभी कार्यक्रम हैं जो घर के स्वामित्व को प्रोत्साहित करते हैं। विडंबना है ना? क्योंकि यह निश्चित रूप से घरों के बढ़ने को प्रोत्साहित करता है। लेकिन घरों की कीमतें बढ़ने से बड़े पैमाने पर कई खरीदारों को बाहर कर देती हैं। यहां तक कि इन कार्यक्रमों के साथ जो अधिक, चलिए कहते हैं, घर की वहनीयता को प्रोत्साहित करने के लिए है, वे केवल कीमतें बढ़ाते हैं और उन्हें लंबे समय में कम वहनीय बनाते हैं। लेकिन फिर से क्रिस का कहना है, पेचॉप, कि ट्रंप प्रशासन एलोन डोज सरकार को हाउसिंग मार्केट से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे और अगर वे सरकार को हाउसिंग मार्केट से बाहर निकाल देते हैं, तो फेड बंधक समर्थित प्रतिभूतियों को नहीं खरीदेगा। शायद वे, कौन जानता है, शायद वे फेनी और फ्रेडी को समाप्त कर दें। शायद वे 30 साल की निश्चित दर वाले ऋण की गारंटी देना बंद कर दें और इसलिए सभी बैंकों को यह ऋण खुद देना होगा और इसे बैलेंस शीट पर रखना होगा। ठीक है, अब बंधक दरें क्या होंगी और फिर हाउसिंग मार्केट कैसा दिखेगा अगर आप अब 30 साल की निश्चित दर वाला ऋण नहीं ले सकते? उत्तर बहुत अलग है और इसलिए वह काफी नीचे की ओर जोखिम देखता है। वह मतलब क्रिस। तो फिर से मैं इस साक्षात्कार को सुनने की सिफारिश करूंगा। और वैसे आप जानते हैं, इसे 17,000 बार देखा गया है, जो चैनल के लिए बहुत अधिक है। जो आपको बताता है कि यह साक्षात्कार वास्तव में कितना शानदार था। और जाहिर है कि यह पूरी तरह से उस पर मेल खाता है जो हम पहले कह रहे थे, इस नए गामन हाउसिंग इंडिकेटर के साथ, जो मूल रूप से हाउसिंग मार्केट कैप को जीडीपी के प्रतिशत के रूप में या उसके संबंध में देख रहा है, ताकि यह समझा जा सके कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में इस एसेट क्लास पर हमारी निर्भरता कैसी है। दुर्भाग्यवश यह वास्तव में सभी एसेट्स पर लागू होता है। हे दोस्तों, मैं व्यक्तिगत रूप से आप में से प्रत्येक को इस साल के रिबेल कैपिटलिस्ट लाइव में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। यह वह अद्भुत सम्मेलन है जिसे मैं हर साल आयोजित करता हूं, जो आपको एक बुलेट प्रूफ पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। यह आपको आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजादी बढ़ाने में मदद करता है और साथ ही यह आपके नेटवर्क के आकार को भी बढ़ाने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में, आपको बहुत से समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलता है। साथ ही विद्रोही पूंजीपतियों, ये ऑर्लैंडो में है 23 मई से 25 मई तक। पिछले वक्ताओं में रॉबर्ट कियोसाकी, रॉन पॉल, पीटर शिफ, माइक मालोनी, लिन एल्डन जैसे लोग शामिल रहे हैं, कुछ नामों का उल्लेख करने के लिए। तो अपने टिकट जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए
और यह जानने के लिए कि इस साल के रिबेल कैपिटलिस्ट लाइव में कौन बोल रहा है, आप इसे rebelcapitalistlive.com पर देख सकते हैं। और एक छोटी सी अंदरूनी जानकारी, यदि आप अपने टिकट जल्दी प्राप्त करते हैं तो आपको छूट मिल सकती है, क्योंकि जैसे जैसे हम इवेंट के करीब आते जाते हैं टिकटों की कीमत बढ़ जाती है। तो इंतजार मत कीजिए, अभी rebelcapitalistlive.com पर जाएं और अपने टिकट प्राप्त करें, और मैं आपको ऑरलैंडो में 23 मई से 25 मई तक देखूंगा।